तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको भी 2027 बोर्ड में फिजिक्स का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर फिजिक्स में हम थोड़ा सा वीक हैं, फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कितने नंबर के आते हैं। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मॉडल पेपर। मतलब आपके फिजिक्स का पेपर कैसा आता है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स होते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखो, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा ना, यहां पे रोल नंबर डाल देना और इस साइड में अपना नाम डाल देना। ठीक है, जैसे मेरा नाम है भैया शुभम, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, और ये 2027 फिजिक्स का एक मॉडल पेपर है या यूं कहें गेस पेपर है, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इस साइड में आपका पेपर कोड दिया गया 346 पीपी। मतलब जब आप कॉपी में अपना डिटेल फिल करोगे, रोल नंबर, सेंटर का नाम, ये सब ना, तो आपको ये पेपर कोड भी उसमें लिखना होगा। और इस पूरे 70 नंबर के पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। मतलब इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना भैया, ऐसा क्लास बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है। अब जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं ना, वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब जब आप पेपर देने जाओगे, कॉपी मिलेगी, बढ़िया डिटेल भरना, अंडरलाइन करना, जो भी आपको लाइनिंग करनी है वो कर लेना, उसके बाद में आपको पेपर मिलेगा। 15 मिनट खूब ध्यान से आपको पेपर पढ़ना है। और इस फिजिक्स के पेपर को ऐसा वैसा पेपर समझकर मत मिस कर देना, क्योंकि ऐसा ही पेपर मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। तो देखिए, कुछ निर्देश दिए गए भैया, कौन से कितने नंबर के आएंगे। देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। फिजिक्स का पेपर 5 खंड में डिवाइड होगा। मतलब खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। ठीक है, खंड आ जो होगा बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। मतलब खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे 1-1 नंबर के। खंड बा में अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे 1-1 नंबर के। खंड सा में लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। खंड दा में लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के। और खंड या में विस्तृतरीय प्रश्न रहेंगे 5 नंबर के। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे भैया कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के। मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे कि ये नहीं पता तो दूसरा कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहां से जो है ना हमारा पेपर स्टार्ट होता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, इसका पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले बात करें, खंड आ है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव आते हैं 1-1 नंबर के। 6 नंबर आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के। यानी कि आपके फिजिक्स में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, टोटल 6 नंबर के आते हैं। टेंशन मत लो, सबसे ज्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जैसे देखो, का वाला है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। देखो, जब मैं आपको मैराथन क्लास मैंने फिजिक्स का दिया था ना, तब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैराथन क्लास में इसको मैंने बताया था आपको। ठीक है,
देखो अब आपके पास ऑप्शंस होंगे यहां पे चार, जैसे फर्स्ट है 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, सेकंड है 0.5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, थर्ड है 0.5 जूल और फोर्थ है 5 जूल। ठीक है, तो बताओ भैया, इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ऐसे मैं आंसर नहीं बता दूंगा कि भैया यहां पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ये तो सही है, हम सबको पता है, लेकिन आखिर क्यों सही है, कैसे इसको निकालोगे, वो भी तो जानना जरूरी है। देखो जिनको भी, जिन बच्चों को फिजिक्स लग रहा है ना कि सर हमें फिजिक्स में डर लग रहा है, आपके डर को हम खत्म करेंगे, पूरी फिजिक्स अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो देखो भैया 100 माइक्रोफैरड धारिता दी गई है, मतलब हमें सी दिया गया है 100 माइक्रोफैरड, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसके बाद में हमें दिया गया है, देखो 100 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलो तो 100 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। हमने आपको क्या बताया है कि अगर माइक्रोफैरड दिया गया है उसको फैरड में बदलना है तो 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। पीको फैरड अगर दिया है तो 10 के पावर -12 से गुणा कर दो। ठीक है, विभवांतर हमें दिया गया V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है, 10 वोल्ट तक आवेशित करना है, विभवांतर दिया गया। ठीक है, हमें U निकालना है, संचित ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हम इसी साइड में भैया निकाल लेंगे। देखो फार्मूला होता है U = 1/2 CV², ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखना, U बराबर 1/2 CV² संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है। यहां से हम U = कर देंगे 1/2, C की वैल्यू कितनी है देख लो, 100 गुणे 10 के पावर -6 है, बस वैल्यू रखो, और V की वैल्यू कितनी है 10 है, इसका स्क्वायर लगा है भाई, तो प्यार से हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कुछ हम स्क्वायर लगा देंगे, या देखो थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, देखो इस तरह से। ठीक है, गुणे 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 100 है, ये 2 है, 100 को 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि U बराबर हमारा आ गया, देखो ध्यान से, 50 गुणे 10 के पावर -6 और गुणे 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आसान बनाते हैं, U बराबर देखो 50 का 100 से गुणा कर दो तो यहां पे आपका 5000 आ जाएगा, कितना 5000। ठीक, और गुणे 10 के पावर -6, यहां पे हम क्या करेंगे, देखो 5000 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। देखो 5000 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1000, अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर -6। बस आपका आंसर आने वाला, देखो U बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 3 है, ये -6 है, तो 3 में से 6 जाएगा तो 10 के पावर -3 बचेगा, -3 जूल, और यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ना, ऑब्जेक्टिव भले ही है लेकिन मैं सोच रहा हूं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताऊं। तो आपको धारिता दी गई थी, विभव दिया गया था, U निकालना था, फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया और U = 5 गुणे 10 के पावर -3 जूल आ गया। तो आपका यहां पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बच्चों ना 100% आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अति लघुत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आता है। खा वाला देखो भैया, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक के मतलब किसी चालक की जो प्रतिरोधकता रो है वो किस पर निर्भर करती है, चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं। ठीक है, तो किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है रो, ये जो है चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, मतलब चालक का पदार्थ कैसा उस पर डिपेंड करता है। ये विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है, और फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था वो चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का था। समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं भाई, पूरा पेपर भी समझ लो, सॉल्यूशन भी समझ लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन देख लो आप लोग, गा वाला है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, मतलब लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो भैया लेंज का नियम जो है ना वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान से समझते चलो, भले ही आप चैप्टर 6 पर ना पहुंचे हो भी, लेकिन अगर क्वेश्चन जाने रहोगे ना, पेपर पैटर्न जाने रहोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। घा वाला क्वेश्चन देख लो, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो क्या है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। भाई ध्रुवण
वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है, पोलराइजेशन होती है यानी कि ध्रुवण। ठीक, ये तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का। देखो आपके ऑब्जेक्टिव टोटल 6 हैं, तो वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम जब देने जाओगे ना, आप पूरे साल तैयारी करके जाओगे पूरा चैप्टर पढ़ के, तो किसी से भी वो आएंगे। ठीक है, बाकी अगर भाई किसी चीज को लेकर डरोगे तो डरते रहोगे। वो कहा गया है ना कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपको इजी लगने लगेगा, और अगर आप हिंदी ही हो जाए, मान लीजिए हिंदी ले लीजिए, अब वो आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे ही नहीं, तो वो हिंदी भी आपको टफ लगेगा। ठीक है, तो कुछ करोगे तभी आपको वो आसान लगेगा। अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको आसान लगने लगेगा। अंगा नंबर है हमारे लास्ट चैप्टर का, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है। मतलब अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाना होगा? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक? भाई एल्यूमिनियम। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाना पड़ता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। चा वाला ऑप्शन देख लो बच्चों, चा वाला क्वेश्चन है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है। मतलब किसी गतिमान कण से संबद्ध जो डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य है वो किस पर निर्भर करती है? चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखो भैया, मैंने क्या कहा था आपसे, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपान एम बी। ये देहली ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू, चूंकि P इक्वल टू एम बी होता है तो एच अपान पी भी होता है। अब देखो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्यमान पर देखो निर्भर करती है, m द्रव्यमान है। उसके बाद में वेग पर, देखो वेग पर भी ये निर्भर करती है, संवेग पर भी ये निर्भर करती है, P आपका संवेग है, लेकिन आवेश कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है ये आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य जो है आवेश पर निर्भर नहीं करती। तो का, खा, गा, घा, अंगा और चा करके आपके ना टोटल 6 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए मिलेगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है भैया, यहां से स्टार्ट होगा खंड बा, और टोटल 6 क्वेश्चन आपके रहेंगे एक एक नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। मतलब आपका बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय मिलाकर 12 नंबर के आते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा भैया कि सर जी तो सबसे ज्यादा नंबर के क्या आते हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन अब बचे हैं, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, तो सबसे ज्यादा नंबर का कौन आता है भाई? तो वो भी मैं बताता हूं, चलो। दूसरे का पहले इसका आंसर समझो। देखो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? समविभव पृष्ठ क्या होता है भाई? ये देखो समविभव नाम में ही छिपा है इसका परिभाषा। देखो सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव। ठीक है, तो देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव जो है बच्चों, विभव जो है वो बराबर हो, यही होता है समविभव पृष्ठ। एक नंबर में आएगा तो आप परिभाषा लिख दो भाई, काम खत्म है। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन है और आपको समझ में आ चुका होगा। चलो अगला देखो भैया, खा वाला क्वेश्चन हमारा है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ये हमारे चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका भी मैं डेफिनेशन बता देता हूं। ये देखो भाई, इस परिभाषा को आप लोग याद रखना, काम खत्म है। ठीक है, देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में जो विद्युत धारा है वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, और सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर जो विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध होगा उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध का मतलब ही होता है अवरोध या रुकावट। ठीक है, तो इस प्रकार जब सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के
प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होगा उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डेफिनेशन को आपको याद करना होगा भाई, ठीक है, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, गा वाला क्वेश्चन। और आपको अगर इन सब का भैया पीडीएफ चाहिए या आपको क्लासेस चाहिए, नोट्स, मॉडल पेपर, सब कुछ चाहिए ना, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल या मैसेज करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको मेरे क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। देखो एक एक नंबर के ये सब क्वेश्चन हैं क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, चलो भैया नीचे चलते हैं। ये देखो, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है भाई, और इसको बिल्कुल आप मिस कर ही नहीं सकते। देखो क्या है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब इस नियम के हिसाब से हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखो किसी बंद वक्र के परितः हम जो है क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, तो बी वेक्टर हो जाएगा। डॉट एक लघु अवयव ले लेंगे डीएल वेक्टर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा भैया, अभी बताया गया किसके बराबर होगा, उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा जो आई है, ठीक है, उसका म्यू नॉट गुना होगा। यही आपका है बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नियम के हिसाब से मैंने फॉर्मूला बताया। देखो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डॉट डीएल वेक्टर, ये लघु अवयव है, इसका जो रेखा समाकलन होगा उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा जो आई है उसका म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहां पे एक चीज बचे, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, यहां पे लिखा है। यहां पे डीएल क्या है, तो डीएल मैं बता देता हूं, डीएल आपका जो बच्चों है ये लघु अवयव है, लघु अवयव, ठीक है। बस यही आपका हो जाएगा भाई, आई है धारा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, घा वाला क्वेश्चन। देखो ये चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, चलो इसको भी जान लेते हैं भाई। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी देख लीजिए। ये देखो चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर सीधा सीधा लिख देना। एक नंबर में आया है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती, देखो वो क्या करते हैं, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बाद में उनका 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, एक नंबर में जितना पूछा जाए उतना लिखना, क्योंकि एग्जामिनर आपको एक नंबर तो दे ही दे अगर आपने लिख दिया है तो, ठीक है। बाकी 2-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन जितने नंबर के आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है, तब टाइम मैनेजमेंट होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि एक वर्ड में समझें तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, क्या था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते थे, लेकिन यहां पे चुंबकीय
क्षेत्र होगा और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में चलेंगे अंगा नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से समझो, ऊपर चलेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर अंगा है। यहां पे देखो, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। ये भी देखेंगे और देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं ये भी देखेंगे। मतलब 6 क्वेश्चन आपके हो गए, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए। बाकी इनका आंसर देखते हैं नीचे, अंगा और चा, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगा नंबर, ये गा वाला हो गया आपका ऑलरेडी, घा वाला भी हो गया। ये देखो, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो वो भौतिक सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो भौतिक सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत आधारित है। बस हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा था कि देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्ध्य, कार्य फलन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देहली आवृत्ति समझ लेते हैं। देखो, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। यही इसकी महत्व है। मतलब मैं थोड़ा फिगर के साथ समझाना चाहूंगा भाई, पूरा प्रूफ के साथ, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये कोई धातु है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मान लीजिए ये कोई धातु है। अब अगर धातु है भैया तो इसके अंदर क्या होंगे, अरे मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसके अंदर आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मान लीजिए कोई उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश इस पर आकर गिरा, तो क्या होगा भैया, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बाहर निकलने लगते हैं। ये बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम बोलते हैं, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इनको हम लोग बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस पूरी घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। मतलब देखो क्या कहा गया है, जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पूछा जाए तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, देखो क्या कहा जाएगा। जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब देहली आवृत्ति क्या है, देखो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होगा। देहली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, डेफिनेशन समझ लो। आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। कार्य फलन क्या होता है, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो इस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो कार्य फलन होगा। यही तो है भाई, एक ही फिगर में चार चार डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब देहली आवृत्ति क्या है, देखो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, इस आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति होता है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। और अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा ना तो इस धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। यही इसकी महत्व है। अब इसको हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं देहली आवृत्ति को, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट, सी अपान लैम्डा नॉट। ये होता है बच्चों देहली आवृत्ति का फार्मूला। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी म्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। सी क्या है, प्रकाश की चाल, लिख लो भाई सी क्या है और लैम्डा नॉट क्या है, ठीक है। तो सी हमारा जो है बच्चों वो प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, सबको पता है प्रकाश की चाल, ठीक है। और आपका लैम्डा नॉट है देहली तरंगदैर्ध्य, देहली तरंगदैर्ध्य, ठीक है।
तो ये बच्चा पार्टी आपका हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये देहली आवृत्ति का फॉर्मूला है, सी है प्रकाश की चाल, लैम्डा नॉट है देहली तरंग दैर्ध्य। नोट कर लो भैया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक एक नंबर के 6 नंबर तो आपको मिल गए भैया। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब हम चलेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों पे, और लघुत्तरीय प्रश्न जो है देखिए यहां पे आपके खंड सा में 2-2 नंबर के 4 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और आपको 8 नंबर मिलेंगे। देखो भैया यहां पे मैं आपको सॉल्यूशन अभी नहीं दूंगा, इन सब क्वेश्चंस को मैं अलग अलग क्लासेस में लेकर आऊंगा, लेकिन पेपर पूरा समझ लो। ठीक है, क्योंकि एक पूरा पेपर एक क्लास में नहीं सॉल्व कराया जा सकता, तो इनको अलग अलग क्लासेस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तीसरे का देखो, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आएगा भाई। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। अब फिजिक्स है भाई, तो इसमें न्यूमेरिकल भर भर के आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स तो जरूर आएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ना आए, डेरिवेशन ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और घ वाला क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। यानी कि 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2-2 नंबर के। भैया 8 नंबर आपको मिलेगा 2-2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों से। सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं भैया सबसे ज्यादा नंबर के, वो है खंड दा में। टोटल ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें भी 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे भैया, और 30 नंबर आपको ये देकर जाएंगे। खंड दा जो है 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों का होगा, 10 क्वेश्चन 30 नंबर। देखो चौथे का किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, यानी कि J इक्वल टू जो होता है NeVd जो आपका होता है ना, इसको आपको निकालना है भाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। J इक्वल टू NeVd। ठीक, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन परावेश, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवाह वेग। खा वाला देखो भाई, डेरिवेशन ना फिजिक्स में हो ही नहीं सकता। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। 3 नंबर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। क्वेश्चन बहुत आता है तरंग प्रकाश की का, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। अभी मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाया, उसके नियम बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन हैं, 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपके हो गए हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो 30 नंबर का आता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे 3-3 नंबर। देखो 5 का चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। पता है तो कर लो। खा वाला देखो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। फिजिक्स में कहीं कहीं किरण आरेख भी बनाने को दिया जाएगा, तो वो भी बनाना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक में अंतर बताइए। तो आपके 5 क्वेश्चन जो है बच्चों यहां पर भी रहेंगे 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपको मिलेगा। यानी कि अब हम आएंगे अपने लास्ट वाले खंड पे, यानी कि खंड या पे। देखो कितने नंबर का पेपर हमने देख लिया। 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का अति लघुत्तरीय, 8 नंबर का लघुत्तरीय, फिर 30 नंबर का लघुत्तरीय। यानी कि 6-6 12 8 20 30 50 नंबर, यानी कि 20 नंबर का हमारा होगा। 5-5 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर आपको खंड या यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में दिया जाएगा। ठीक है, देखो 6वां, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम को परिपथ बनाकर समझाना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। किरचॉफ का नियम अलग से भी 2 नंबर 1 नंबर या 3 नंबर में आ जाता है। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा हर क्वेश्चन में। ये नहीं पता तो ये कर लो। देखो व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबिंब निकालिए। दोनों में से एक ही करना है। अब ये देखो हमारा आ गया भैया डेरिवेशन 7वां,
किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो दोनों डेरिवेशन है और दोनों फर्स्ट चैप्टर से हैं, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना। 8वां देखो, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mb मैक्स स्क्वायर बराबर h म्यू माइनस म्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है भैया। तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत लिखिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा। सोचो फिजिक्स में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और जिसके लिए पूरे साल पढ़ाई करते हो। देखो, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर तथा पास्टन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में निकलती हैं? पता तो कीजिए, नहीं तो अथवा लगाए। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परपथ चित्र खींचकर इसकी क्रिया विधि समझाइए। लास्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। मतलब हमारे 5-5 नंबर के 4 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो गए, 20 नंबर का ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पूरे 70 नंबर का जो फिजिक्स का पेपर है भैया ना, कुछ ऐसा आता है। बाकी पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो सारे बच्चे कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना। और मैंने बताया 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 6 नंबर का आते लघु उत्तरीय, 8 नंबर का लघु उत्तरीय, 30 नंबर का लघु उत्तरीय और 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें लघु उत्तरीय की बात करें दोनों को मिला लो तो 38 नंबर के आते हैं। मतलब आधे से ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जहां भी मिले भाई ना, अटैक कर दो और पढ़ लो। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ध्यान दो और अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय तो आपके क्लियर होते चलेंगे और हम क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरा 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर आपको कैसा लगा और देखने के बाद आपको टफ लग रहा है या इजी लग रहा है, वो आप लोग बताइएगा। बाकी पढ़ाई हमारे साथ करते रहिए, सारी चीजें इजी लगेंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।